अस्सलाम वालेकुम। द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अली अख्तर और बियॉन्ड करंट अफेयर्स एक लेक्चर सीरीज होगी जो कि सीएसएस में सबसे इसेंशियल और वाइटल प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, और वो प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर्स को समझे कैसे। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ना डोमेन क्लियरिफाई है, ना ही उसका सब्जेक्ट क्लियरिफाई है, और उसके रिसोर्सेज बेतहाशा हैं। सो स्टूडेंट्स अपनी दिन की सारी एनर्जीज या प्रिपरेशन की सारी एनर्जीज डेडिकेट कर देते हैं करंट अफेयर्स को। रिजल्टेंटली होता यह है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाते। और after discussing this strategy with toppers and after discussing all the issues with toppers, we have come to the conclusion that current affairs के जो major sources हैं such as Dawn newspaper, Express Tribune, CNN और दूसरे रिसर्च पब्लिकेशंस और आर्टिकल्स, वो न कि सिर्फ करंट अफेयर्स में हमें हेल्प आउट करते हैं बल्कि सीएसएस में दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हमें 20 to 25 प्लस मार्क्स लेके देते हैं। तो अगर हम इन रिसोर्सेज में और उनको रिफर करते हुए अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे तो वी विल नॉट हैव अ टाइम टू गिव अवर एनर्जीज टू अदर सब्जेक्ट्स। और इसी इशू को एड्रेस करते हुए द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है। इस लेक्चर सीरीज में हम आपके बिहाफ पे उन सारी रिसर्च पब्लिकेशंस को, उन सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को, न्यूज़ को जो कि रिलेवेंट होंगी ना कि सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के साथ बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे पाकिस्तान अफेयर्स, एसए, प्रेसी, इस्लामियात, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सब सब्जेक्ट्स में जो भी रेलेवेंट डेटा है वो हम आपको रोज एक लेक्चर की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको एक नॉलेज भी मिलेगी, आपका टाइम भी सेव होगा और आप अपने पेपर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज में हम रोज डायसेक्ट करेंगे न्यूज़ और किस तरीके से वो न्यूज़ आप अपने पेपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहें। द राइट वे इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग यू एन एसेंशियल थिंग जो कि सीएसएस में सबसे ज्यादा लाजमी है। सो बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में आज का हमारा लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम जो न्यूज़, बेसिकली 6 न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो रिलेवेंट है ना कि सिर्फ एसए प्रीसी के लिए बल्कि एसए और करंट अफेयर्स के लिए, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, सच एज पाकिस्तान अफेयर्स, क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। सो हम फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ। और पहली जो हमारी न्यूज थी वो डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई फ्रंट पेज पे, जिसमें यह था कि पाकिस्तान शेफर्ड्स यूएस ईरान टाइज। शेफर्ड का मतलब ये होता है कि गाइड किया या कंट्रोल किया। वैसे तो ये एक नाउन है लेकिन वर्ब की फॉर्म में ये इसको यूज किया गया, और जिसका मतलब है कि किसी चीज को गाइड करना या कंट्रोल करना या डायरेक्ट करना। सो पाकिस्तान ने यूएस ईरान टाइज को किस तरीके से शेफर्ड किया। तो जो आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में जो समिट हो रही है उसमें पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक्स हैं। पाकिस्तान जो पहले मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट को और यूएस ईरान को डायलॉग को फैसिलिटेट कर रहा था, अब डायरेक्ट मीडिएटिंग पार्टी बन गई है। और मीडिएटिंग पार्टी होने के इस पोजीशन पे होने की वजह से पाकिस्तान भी इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है अलॉन्ग विद कतर, जो कि एक दूसरी मीडिएटिंग पार्टी है। अब लेक ल्यूसेन समिट में क्या हुआ है कि मीडिएशन डिप्लोमेटिकली इंगेज तो हो रहे हैं लेकिन सिचुएशन बहुत ही टाइट, मतलब एक डिप्लोमेटिक टेंस इन्वायरमेंट है। टेंस इन्वायरमेंट की वजह क्या है कि जैसे ही वो समिट कल स्टार्ट हुई 14 पॉइंट्स डील, पीस डील के बाद, और जो 60 डेज रूम था जिसमें मजीद इसेंशियल इश्यूज को डिस्कस करेंगे सच एज न्यूक्लियर और दूसरे इश्यूज को। सो उस पीरियड में जो है वो टेक्निकल टीम्स वहां पर डिस्कस कर रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद स्टीव विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर, और यहाँ से ईरान से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब्बास अरगची, उनके फॉरेन मिनिस्टर, और बाकिर गालिबाफ जो नेशनल स्पीकर है। सो वहां पर जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट में जो पहला इशू आया है वो है नॉन न्यूक्लियर इंटेंट। अच्छा, नॉन न्यूक्लियर इंटेंट किसकी? ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने अभी कल ही एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी न्यूक्लियर
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोई इंटेंशन नहीं है। अगर यूएस ये बात हमसे लिख के भी ले ले तो हम लिख के देने के लिए भी तैयार हैं। सो ये ईरान ने बड़ा क्लैरिफाई किया इस बात को समिट में, जिसमें ये कहा गया है, मसूद पेजेश्कियान की जो स्टेटमेंट है वो ये जाहिर करती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को तो लेट गो कर रहा है, लेकिन इशू ये सामने आ रहा है कि वो न्यूक्लियर एम्बिशंस कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेट गो करेगा। और टॉक्स का भी यही एक मेन मुद्दा है कि ईरान कितने टाइम पीरियड के लिए अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेट गो करे। और दूसरी जो न्यूक्लियर डस्ट है, न्यूक्लियर डस्ट बेसिकली क्या है कि जब लास्ट ईयर जुलाई में ने अटैक किया ईरान पर और उसके बाद जब अमेरिकन स्ट्राइक्स हुई तो वो न्यूक्लियर साइट्स पे हुई थी। वो न्यूक्लियर साइट्स थी फोर्दोस में, नतान्ज में, और दूसरी जो न्यूक्लियर प्लांट साइट्स थी वहां पर डिस्ट्रक्शन की वजह से कुछ इनरिच्ड यूरेनियम जमीन के अंदर रह गया था। और यूएस की जो अभी डिमांड है कि वो डिसमेंटल करें इस न्यूक्लियर को ताकि ये बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी तक इनरिच ना हो सके। सो ये एक इशू आ रहा है। एक ये भी बात डिस्कशन में चल रही है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। वैसे तो डील के मुताबिक तो ये चीजें सारी जो 60 डेज का पीरियड है उसमें डिस्कस होनी है। सो ये स्टेटमेंट इस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान ने क्लियरिफाई कर दिया है कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। क्विकली मूविंग फॉरवर्ड, यूएस का जो स्टांस है वो जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट ने क्लियरिफाई किया है, रेडीनेस शो कर रहा है कि लॉन्ग टर्म हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ईरान के साथ अपने रिलेशंस में अगर वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़ देता है। अब अगर टेक्निकली इस स्टेटमेंट को देखें तो यूएस का ईरान वॉर में पार्टिसिपेट करना और अटैक करना वो सिर्फ न्यूक्लियर इशू को खत्म करना नहीं था। ईरान शुरू में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्राइक्स की तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यह भी कहा कि हम ईरान में रिजीम चेंज करेंगे और जो करंट रिजीम है उसको हम रिप्लेस करेंगे पीपल्स गवर्नमेंट, और प्रोटेस्ट को भी उन्होंने बैक किया जो जनवरी में स्टार्ट हुए। अब जेडी वेंसी की स्टेटमेंट कहती है कि वी विल ट्रांसफॉर्म आवर रिलेशंस विद ईरान इफ इट ओनली लेट गो इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि यूएस अपनी पिछली पोजीशन से वापस चला गया है जो कि थी रिजीम चेंज। अब उसका सोलली फोकस सिर्फ न्यूक्लियर इशू पे रह गया है और न्यूक्लियर इशू को अगर एड्रेस कर दिया तो इनके रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सो दैट्स अ बिग स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। और अभी जो है टॉक्स का जो स्टेटस है वो ये है कि ट्रंप के थ्रेटनिंग ट्वीट्स आए, उसके बाद एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मज ब्लॉक रहा तो वी विल डिस्ट्रॉय ईरान, और वही थ्रेटनिंग लैंग्वेज जो मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप मोस्टली यूज करते हैं। अब इस पर्सपेक्टिव में वो टॉक्स को पॉज तो ही, लेकिन चैनल अभी भी ओपन है और एक्टिव है। सो दैट वाज द टोटल डेवलपमेंट ऑफ टुडे रिगार्डिंग द पीस समिट हेल्ड इन Switzerland. So we are moving forward to our next, which is domestic, but it's very important if you're going to attempt any question on economics and all those things जो के related हो economics से। अब आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में पीआईए प्राइवेटाइज हुई थी। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन जो कि आईएमएफ गिवन एजेंडा है कि आप अपने स्टेट लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट्स को प्राइवेटाइज करें ताकि आपके जो फिस्कल बर्डन है वो कम हो। सो पीआईए प्राइवेटाइज हुई 135 बिलियन रुपीस में, जो कि उस वक्त कॉस्ट थी। और वो कंजोर्टियम मॉडल बेसिकली क्या होता है? कंजोर्टियम एक चंद लोग या कंपनीज अपने रिसोर्सेज को पूल करके अलाइन करते हैं कोई एक मकसद के लिए, तो कंजोर्टियम उसी को कहते हैं। सो जो कंजोर्टियम था हबीब ग्रुप का, फौजी फर्टिलाइजर और दूसरों ने जब उसे परचेज किया तो उस वक्त ये बाजार लग रहा था कि ये एक अच्छी डील है। लेकिन इस बजट में एक और बात सामने आई थी, उस न्यूज़पेपर में जो लिखी हुई थी वो ये थी कि पीआईए को 15 इयर्स के लिए जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन मिली है
टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब है कि अब पीआईए या वो जो कंजोर्टियम है, अगर कोई भी चीज रिगार्डिंग रिलेटेड टू एयरलाइन एक इंपोर्ट करता है तो उस पर कोई ड्यूटी या कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर चाहे वो कुछ एरोप्लेन के पार्ट्स हो या कोई इसेंशियल चीजें रिलेटेड टू एयरलाइन हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। और वो जो टाइम पीरियड है वो है 15 ईयर्स का। अब ये चीज नोटिस करने वाली है, अगर आप एक रिसेंटली प्राइवेटाइज एयरलाइन को टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे 15 सालों के लिए, तो उसका इम्पैक्ट हमारे अदर कॉम्पिटिटर्स पे क्या पड़ेगा जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री में। एक अनड्यू फेवर है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीआईए प्राइवेटाइज होनी चाहिए थी और ये प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली हुआ है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये अनड्यू फेवर देगी एक एयरलाइन को ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। इससे क्या है कि हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है उससे डैमेज आएगा। और एयरलाइन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में जो रिसेंटली हमने देखा है बूम हुआ है, 2 से 3 नई एयरलाइंस इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डैमेज होगा और उसकी वजह से पाकिस्तान को इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन हो सकती है। ये एक चीज है जो कि इसमें अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर जो के प्रेजेंट कर रहे थे उसको, उनके मुताबिक कि ये हमने डील में शामिल था कि हम एग्जेम्प्ट करेंगे। एग्जेम्पशन, यू कैन नॉट एग्जेम्प्ट वन कंपनी बट यू हैव टू कंपनसेट अदर्स एज वेल। इससे हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ये एक केस स्टडी है, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने किसी ऐसे जब आंसर्स में जहां पर आप ये कहें कि बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं वो किसी भी अनड्यू फेवर प्रोवाइड ना करें और जो है गवर्नमेंट है वो न्यूट्रली जो है डिसीजन ले, जिससे किसी भी एक तबके को या एक कंपनी को फायदा ना हो। दिस टैक्स exemption clause must be reviewed. If it is not going to be reviewed, तो आपको दूसरी एयरलाइंस को भी कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। आपको पता है सीएसएस 2026 में ऐसे आया था कि रिवाइटलाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान की जीडीपी में तकरीबन 20% कंट्रीब्यूट करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी पूरी बैक एग्रीकल्चर सेक्टर पे और बहुत हद तक सर्विसेज सेक्टर की भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। डाउन न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पब्लिश हुई जिसके मुताबिक के पंजाब में जो कॉटन शॉर्टफॉल है वो 18% देखा गया है इस साल बनिस्बत पिछली ईयर के। इस साल जो टारगेट रखा गया था पंजाब में एकर्स के हिसाब से वो था 3.1 मिलियन एकर्स कल्टीवेशन, लेकिन जो एक्चुअल कल्टीवेशन हुई है वो 2.6 मिलियन एकर्स हुई है। अब अगर ऐसे देखें तो इसका कॉज क्या बना? कॉज तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है या जो एक एल नीनो इफेक्ट है, इस इनक्लीमेंट एंड हार्श वेदर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से जो कॉटन सोइंग है वो इम्पैक्ट हो रही है। ये हमारे लिए कॉटन जो एग्रीकल्चर क्रॉप है वो बहुत इसेंशियल है, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंप्लीटली बेस करती है कॉटन सेक्टर पे। अगर कॉटन सेक्टर में इतना बड़ा डिक्लाइन आ जाए तो यू विल कम टू रियलाइज कि ये एक पॉइंट पे जाके हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत बैडली इनफ करेगा। अब कुछ दिनों पहले जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया था तो उसमें ये नोटिस हुआ था कि जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हुई थी ड्यू टू फ्लड्स ऑफ 2025 अगस्त सितंबर, और उसकी वजह से जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी जो एक्चुअल ग्रोथ होनी थी ना वो भी डिक्लाइन हुई टारगेटेड ग्रोथ से। इसका इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। कॉटन का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, और पाकिस्तान के जो मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल सेक्टर का है। ये 18% है। और जो दूसरा इसका प्रेशर पड़ेगा, वो दूसरा प्रेशर है जो कि मैं आपको लिख के बताऊं, वो है कि अगर आपके पास कॉटन कल्टीवेशन डिक्लाइन होती है तो यू विल गो फॉर इंपोर्ट्स। अगर आप इंपोर्ट करते हैं कॉटन दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि इंडस्ट्रीज को तो चलना है, फिर वो आपके जो इंपोर्ट्स बिल हैं वो इंक्रीज कर देगी।
इंपोर्ट बिल इंक्रीज होता है तो हमें, आपको पता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट से डायरेक्टली हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे चले जाते हैं। ट्रेड डेफिसिट इस साल का जो था वो $25 बिलियन से भी ज्यादा था, और कॉटन एक्सपोर्ट्स भी होने लगी, और ऐसी चीजें अगर एक्सपोर्ट हुई तो हमारा ट्रेड बिल जो है वो मजीद बढ़ेगा। और जो मैक्रो इफेक्ट है वो, जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड शॉर्टफॉल भी होती है। तो टैक्स और जो इशू सामने आया है इसकी वजह से, और ये एक बात हो रही है कि इस साल बजट में जो टैक्स है कॉटन सीड या ऑयल केक्स पे, वो 18% को आप जो है ना वेव कर दें, या वो अपना सेल्स टैक्स जो है वो ना लगाएं। अब 18% अगर कॉटन सीड और ऑयल केक पे टैक्स होगा, तो फिर जो फार्मर है या जो लैंड ओनर है वो क्यों इन्वेस्ट करेगा उसको उगाने में, या उसको जो है कल्टीवेट करने में। सो ब्रूटल टैक्सेस आल्सो डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम कल्टीवेटिंग कॉटन, और इस पॉलिसी को भी रिव्यू करना चाहिए। ये दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन है कि आप ये एक सॉल्यूशन में आ जाती है चीज कि आप टैक्सेस घटाएं कॉटन्स पे और ऐसी चीजों पे जो कि डिस्करेज करें फार्मर्स को। और दूसरा ये है कि, और दूसरी एक बात थी कि ये जो टोटल सिनेरियो है ना, इसका इम्पैक्ट इतना वाइड है हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये एक जो कॉटन इंडस्ट्री है या कॉटन जो कल्टीवेशन है, वो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे ज्यादा क्रॉप्स में काउंट की जाती है, फिर शुगर केन और फिर अदर जो है क्रॉप्स आती हैं। सो इसलिए ये एक एसेंशियल चीज है। मूविंग फॉरवर्ड, हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है कि टेक्सटाइल मिल्स का डिक्लाइन। ये भी इसी से कनेक्टेड है कि टेक्सटाइल मिल्स का अगर हम ट्रेंड देखें तो पाकिस्तान में ईयर 2008 में 402 टेक्सटाइल मिल्स थी, जो कि अब डिक्लाइन होके 182 टेक्सटाइल मिल्स पे पहुंच गई हैं। उसकी वजह यही है कि हैवी टैक्सेशन है, और उसके अलावा हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, और रिफंड पेमेंट्स नहीं है, और जिसने इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूर किया है कि वो क्लोज कर दें इंडस्ट्रीज को। एक तो फार्मर ऑलरेडी डिस्करेज्ड है कॉटन प्राइसेस की वजह से, और फर्टिलाइजर की कॉस्ट, और उसके अलावा वाटर स्कार्सिटी की वजह से, और ऊपर से अगर इंडस्ट्रियली जो परचेज करते हैं कॉटन को वो ही फैक्ट्रीज क्लोज हो जाएंगी, तो इट विल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन द कॉटन ग्रोअर्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं एक क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड केस स्टडी पे। क्रिमिनोलॉजी सीएसएस में बहुत ही ज्यादा ऑप्ट किया जाने वाला सब्जेक्ट है, और क्रिमिनोलॉजी में पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए इस बार एक न्यूज आई कि मुहर्रम के प्रोसेशंस को मॉनिटर किया जा रहा है जो है साइबर पेट्रोलिंग के थ्रू। साइबर पेट्रोलिंग क्या है कि डिजिटल कैमरास या ड्रोन्स या उनके थ्रू तकरीबन 37,000 मजालिस मॉनिटर हो रही हैं, और 9,000 प्रोसेशंस को मॉनिटर किया जा रहा है होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से। और इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मुहर्रम। आपको पता है कि एक ऐसा ईयर में हमारे पाकिस्तान में इवेंट होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा टेंस होती है, सेक्टेरियन एस्केलेशंस होती हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट्स होने का खतरा होता है। तो उस केस में अगर आप डिजिटलाइज करें अपनी मॉनिटरिंग को, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगी कि आप अपना इतने बड़े सानियात से बच सकते हैं, और कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो दिस डिजिटल मीडिया सेल ऑपरेशंस को एज अ केस स्टडी यू कैन कोट इन योर क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट एज अ केस स्टडी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब भी हम लेक्चर सीरीज ये चल रही हो तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड कीप नोट्स ऑफ 3 to 4 सब्जेक्ट्स और 5 to 6 सब्जेक्ट के। आप एक बुक्स लें, जो कि कॉपीज लें जो कि भले जिनकी पेजेस क्वांटिटी कम हो, और उन पे सब पे एक सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दें। इस एसे की कॉपी ले लें छोटी सी, प्रिसी की, सोशियोलॉजी की, क्रिमिनोलॉजी, जिसका जो भी सब्जेक्ट है कंपलसरीज के अलावा, तो उनकी कॉपी ले लें। अगर कोई भी केस स्टडी रिलेटेड टू दैट थिंग आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आपने जस्ट उधर नोट डाउन कर देना है और अपने
नोट्स के साथ उस चीज को अटैच कर देना। ये आपके लिए ईज क्रिएट करेगी एट द एंड ऑफ, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप मेस्ड अप नहीं होगी आपकी चीजें। और जो करंट अफेयर्स के रजिस्टर में भी आप चीजें नोट कर रहे हैं तो वहां पर सेक्शन बना दें। जैसे ये मैंने आपको पिछले जो स्लाइड्स में चीजें मेंशन की थी, पंजाब कॉटन शॉर्टफॉल एनालिसिस जो मैंने आपको समझाया था, तो ये आप अपने इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर पोर्शन में लिख सकते थे, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के में, उसमें आप ये चीज को मेंशन करते। उसके अलावा आपने जो डिक्लाइन है टेक्सटाइल मिल का, उसको उस पर्सपेक्टिव में लिखते। सो इस तरीके से जो है आप करंट अफेयर्स का एक रजिस्टर बनाएं जिसमें टॉपिक एरिया बाय एरिया आप उसको डिवाइड कर दे। इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, या जो है इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, या जो भी चीजें हैं उसमें डिवाइड कर दे। फिर आप एक और एडिशनल छोटे बुक्स लें जिन पे आप मेंशन करें कि ये इस सब्जेक्ट का फैक्ट बुक है या इस सब्जेक्ट का है, जो आपको जब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो आप उन चीजों में उन चीजों को इनकलकेट करें और नोट डाउन करें उन बुक्स में। थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। अभी आज मलिया लोधी जो कि पाकिस्तान की एम्बेसडर रह चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूएन में, उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में जो है पीस बाय पीस। अगर मैं आपको इसेंस समझाऊं इस आर्टिकल की, तो बेसिकली ये रिव्यू था जो रिसेंट टेंशंस के बाद जो है पीस डील साइन हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान। और इस पीस डील के को एलाबोरेट किया उन्होंने, और ये आपके लिए एसेंशियल है करंट अफेयर्स के लिए और एसए की टॉपिक के लिए। आपको पता चले बहुत सारी चीजें इसमें से मिलेंगी। अगर मिडिल ईस्ट पे कोई ऐसे आ जाता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे आ जाता है, या जो है यूएस ईरान वॉर पे कोई ऐसे आ जाता है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, बेसिकली आर्टिकल में जो चीजें डिस्कस हुई हुई हैं वो सबसे पहले ये है कि इस पीस डील है उसको दो स्टेप्स में समझाया गया है। एक स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप था, वो ये स्टेप था कि क्विकली जो है एस्केलेशन है उसको स्टॉप किया जाए। वॉर को जो है वो स्टॉप किया जाए। जो फर्स्ट क्लास, उसमें फर्स्ट क्लास भी आ जाता है, उसमें सेकंड भी इसी तनाजुर में है, उसमें थर्ड क्लास भी इसी तनाजुर में है कि आप जो है क्विकली अपना वॉर को स्टॉप करें, जो फर्स्ट स्टेप था और जिसकी इंप्लीमेंटेशन ट्रूली हुई है। फर्स्ट क्लॉज था, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कि सिसेशन और टर्मिनेशन ऑफ ऑल हॉस्टिलिटीज इंक्लूडिंग इन लेबनान। और वो हॉस्टिलिटीज जो अमेरिका की ईरान के खिलाफ थी या ईरान की अदर मिडल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज के खिलाफ थी, उन सबको टर्मिनेट किया गया। और दूसरा ये था कि सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, एक दूसरे की नेशंस की। सॉवरेनिटी वाले क्लाज में तो बेसिकली ईरान तो कोई सॉवरेनिटी को जो है इम्पैक्ट नहीं, सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं कर रहा था किसी नेशन की को, बट इट वाज द यूएस जो कि क्लेम कर रहा था कि हम यहाँ रिजीम चेंज करेंगे। सो वो क्लॉज था। सो ये सारी चीजें जो थी वो उसी तनाजुर में थी। तो मलिया लोधी कहती हैं कि फर्स्ट फेज जो है वो लार्जली अचीव हो सका है डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन। जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन कौन सी थी? ऑब्वियसली सबसे बड़ी फ्रिक्शन यही थी कि इजराइल एग्री नहीं हो रहा था इस डील से, और इजराइल ने ओपनली इस चीज को जो है नेतन्याहू की कैबिनेट मिनिस्टर्स ने डिनाई किया कि ये डील जो है हम फेवर नहीं करते इसको, और जिस पे फ्रिक्शन हुई है यूएस और इजराइल के दरमियान, वो भी एक सामने आई है। लेकिन जो सेकंड स्टेप है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स है। उसमें कौन से स्पॉयलर्स हैं? देखें, सेकंड स्टेप है डील का कि जो 60 डेज का पीरियड है इसमें हमारी टेक्निकल टॉक्स चलेंगी। और टेक्निकल टॉक्स में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है न्यूक्लियर इशू का। अब न्यूक्लियर इशू को जो मुद्दा है उस पे डाइवर्जेंस है। उस पे डाइवर्जेंस क्या है कि ईरान परसू तो नहीं कर रहा न्यूक्लियर एम्बिशन को, ऑब्वियसली उसके मुताबिक। और जो डाइवर्जेंस ऑफ इशू आ रही है, ओपिनियन आ रहा है, वो यहां पर आ रहा है कि ईरान कब तक न्यूक्लियर को परसू नहीं करेगा। सो उसकी जो ईयर है, ये कितना साल और कितना टाइम ये चीजें चलेंगी। और दूसरा जो इशू आ रहा है, पहला ये है कि न्यूक्लियर, दूसरा जो इशू है जो डील में लिखा हुआ है, $300 बिलियन के जो फंड्स हैं फॉर द रिकंस्ट्रक्शन इन ईरान, फॉर रिकंस्ट्रक्शन,
उसकी पेमेंट किस तरह से होगी, मैकेनिज्म क्या होगा, कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यूएस ने तो, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियरली कह दिया है कि वी आर नॉट गिविंग एनी पेनी टू ईरान। सो ये कौन करेगा, इसकी भी डिस्कशन होगी। फ्रोजन एसेट्स जो कि जिसका एस्टीमेट $25 बिलियन बताया जा रहा है, उनको उनको किस तरीके से रिलीज किया जाएगा। सो ये सारी चीजें, स्पॉयलर्स जो थे, अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि ये किस तरीके से प्रोसीड होंगी। और सबसे बड़ा जो प्राइमरी वो है रिलक्टेंट स्पॉइलर है, उसमें है इजराइल। इजराइल क्यों है? देखिए, डील की जो कामयाबी है या डी टॉक्स की जो कामयाबी है, वो डिपेंड करती है कि जो पीस डील साइन हुई है उस पे स्टक रहे दोनों पार्टीज। और पीस डील जो साइन हुई है उसमें ये क्लाज है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि सीज फायर या सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। लेकिन इसराइल उसके बावजूद भी 3 से 4 बार टाइम्स वायलेशन कर चुका है इस वक्त तक इस क्लॉज की। ठीक है, अब इसराइल ने प्राइमरीली डील को, पीस डील को स्पॉइल कर रहा है, और ये लेबनान पे अटैक करने की वजह से इस वक्त कैजुअलिटीज भी कोई 50+ हैं। 50+ कैजुअलिटीज के अगर हम तनाजुर में देखें तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आगे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स को खराब कर सकती है, नेगोशिएशंस को, जो कि बातें चल रही हैं। सो ये सबसे बड़ी आइडेंटिफाई करती है मलिया लोधी। ये कहती हैं कि ये स्पॉइलर है इसराइल और रीजनल पीस के लिए। अब उसमें एक और चीज भी डिस्कशन में आती है, वो है लेवरेज की। लेवरेज कैसा कि ये वॉर इनिशिएट तो हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने इनिशिएट किया था कि वी विल डिसिमेट ईरान और विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय देम, और उनकी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा और ईरान के पास कुछ भी चीज हमें डिटर करने के लिए नहीं होगी। न्यूक्लियर फील्ड पे, न्यूक्लियर साइट्स पे अलग अटैक हुए थे उनके। हमें शुरू में यही लग रहा था कि शायद ईरान के पास जो डिटरेंस है वो न्यूक्लियर है, और ये न्यूक्लियर ही ऐसा इशू है जिसपे ईरान जो है पूरे वेस्ट या परेशान है, या जो है इसराइल को प्रॉब्लम है। लेकिन इस जंग में जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है, ईरान की जो डिटरेंस है वो न्यूक्लियर नहीं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, इकोनॉमिक प्रेशर एक्सर्ट किया पूरी दुनिया पे, ना कि सिर्फ यूएस पे और अलायंस पे, लेकिन पूरी दुनिया पे प्रेशर एक्सर्ट किया। और इसी नतीजे में जो है पीस डील साइन हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड था इस एक 4-4 मंथ्स की वॉर में, वो एक क्रिटिकल सब्जेक्ट था जो कि पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर रहा था। दुनिया में एनर्जी एक्सपोर्ट्स वो डिक्लाइन हो गई थी, और फ्यूल प्राइसेस, जो फ्यूल बिल है वो यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में जो है वो स्काईरॉकेट हो गया था। और पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि 260 से लेकर फ्यूल बिल एक टाइम पे 400 क्रॉस कर गया था। और इस तनाजुर में डिफिकल्ट हो रहा था सबको कि ये वॉर जो इसकी जो कंटिन्यूएशन है ना, उसकी कॉस्ट पूरी दुनिया को पे करनी पड़ रही थी। तो ईरान ने ये अपनी स्ट्रेटजी बड़ी इफेक्टिवली परस्यू की, लेकिन जो उसके लिए भी एक हिसाब से अगर हम देखें तो कॉस्ट बढ़ चुकी थी। ईरान के लिए कॉस्ट क्या बढ़ी थी? एक तो ऑब्वियसली उनकी लीडरशिप को अटैक किया गया स्टार्ट ऑफ द वॉर में, और मिनाब स्कूल ट्रेजेडी जो हुई उसको देखा जाए। लेकिन जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट ईरान को पे करनी पड़ी इस वॉर में, दैट वाज आल्सो इकोनॉमिक। जो काउंटर ब्लॉकेड यूएस ने नेवल ब्लॉकेड लगाया था पिछले मंथ ईरान के पोर्ट्स पे, जिसमें ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को टारगेट किया गया, ईरान की जो है इंपोर्ट्स को टारगेट किया गया, और एक काउंटर ब्लॉकेड था यूएस का ईरानियन पोर्ट्स पे, उसने भी इन्फ्लेशन, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हो गई पूरी कंट्री में, और ईरान को भी डैमेज बियर करना पड़ा। लेकिन सीएनएन की एक एंकर है क्रिस्टीनिया एमनपोर, उनके मुताबिक जो ईरान है वो इस डील में अपर हैंड पे है। उसने ईरान को एक हिसाब से विनर बताया है कि ईरान विनर है। अब विनर ईरान कैसे है? दो केसेस वो दो चीजें बताती है। वो कहती है कि ईरान इसलिए विनर है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर थे ना यूनाइटेड स्टेट्स के, वो तो अचीव नहीं हुए।
यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा मैं रिजीम चेंज करूंगा, वो नहीं कर पाए। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज, वो उस ऑब्जेक्टिव में नाकाम रहा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इस वॉर का, कि हम जो है न्यूक्लियर गोल जो है वो परसू नहीं करने देंगे ईरान को। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? तीसरा ऑब्जेक्टिव यह था कि अकॉर्डिंग टू देम वी विल डिस्ट्रॉय ऑल द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान। प्रॉक्सीज जो रीजन में ईरान की हैं, कौन कौन सी प्रॉक्सीज हैं अगर मैं आपको बताऊं। पहली प्रॉक्सी है ईरान की हुदीज इन यमन, रेड सी पे जिन्होंने अटैक किया। दूसरी प्रॉक्सी कहा जाता है हिजबुल्लाह इन लेबनान में। और तीसरी प्रॉक्सी जो माना जाता है वो हमास को भी किसी लेवल तक। लेकिन डैमेज तो इन सबको हुआ, लेकिन किसी के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अपनी फंक्शनिंग पावर में नहीं है, या वो अभी रिटेलिएट नहीं कर पाते। इवन रिसेंट पास्ट में तो ये भी देखा गया है, जो अभी सीजफायर से कुछ वक्त पहले, के जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, दैट हैज बिकम मोर स्ट्रेंथन्ड। उनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और वो जो है इजराइल के रिसेंटली 15 से 20 फौजी मारे हैं उन्होंने अपनी स्ट्राइक से, और उनकी कैपेबिलिटी इनहेंस हुई है। सो इस पर्सपेक्टिव में क्रिस्टीनिया एमनपोर कहती हैं कि ये विनर है ईरान, और ये आप एज अ कोट या एज अ केस कोट कर सकते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में जहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ओवरऑल ये डिस्कशन थी पूरी आर्टिकल में। मूविंग फॉरवर्ड हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, और वो भी मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है, लेकिन उसके जो चैलेंजेस हैं इस वक्त जो मिडिल ईस्ट से राइज हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में डिस्कशन थी। बेसिकली ये भी डॉन में पब्लिश हुआ था। इसके मुताबिक कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त, एक सेकंड पॉज करना है यार, पॉज कर सकता हूं यहां से? तो ये आर्टिकल बेसिकली पब्लिश हुआ था डॉन न्यूज़पेपर में बाय हुमा यूसुफ, जिसका आर्टिकल का नाम था न्यू चैलेंजेस। अब इस आर्टिकल की जो डिस्कशन थी वो बेसिकली डाइवर्स थी, लेकिन मैं आपको अगर इसको क्रक्स इसका समझाऊं तो वो बेसिकली समझाना चाह रही थी कि इस पाकिस्तान का जो पोस्ट रिसेंट पास्ट में जो है मिडिल ईस्टर्न थिएटर में इन होना और फॉरेन पॉलिसी में एक नया रुख आया है, उसकी वजह से वो चैलेंजेस कुछ बता रही थी। अगर आप इन चैलेंजेस को नोट कर लें, और पाकिस्तान कल को अगर ऐसे आ जाए मिडिल ईस्ट पे, और ऐसी कोई टॉपिक आ जाए कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है या उनका वे फॉरवर्ड क्या है, सो ये टॉपिक आपकी क्लैरिफाई हो जाएगी। अगर करंट अफेयर्स में ये टॉपिक है मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, तो वो भी एक जो है ना आपको एम्पल नॉलेज मिलेगी उससे रिलेटेड। सो क्या है बेसिकली इसमें डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में ये पीस डील भी साइन करवा रहा है, और पाकिस्तान जो है एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। उसके बाद गजा पीस ऑफ बोर्ड में भी पाकिस्तान की एक जो है ज्वाइन करना एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। इस पर्सपेक्टिव में वो कहती हैं कि मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जो इन होना है वो नंबर ऑफ चैलेंजेस के साथ है। सबसे पहला जो चैलेंज वो डिस्कस करती हैं वो है कि इंट्रा जीसीसी टेंशन। जीसीसी क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो अरब कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज, उनका जो है कोऑपरेशन, उनका एक ब्लॉक है। तो जीसीसी में इंटरनली भी टेंशंस हैं, अभी रिसेंट पास्ट में सामने आई हैं बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया और दूसरी नेशंस की। सो पाकिस्तान अगर इन रीजनल ब्लॉक्स में जाता है तो पाकिस्तान फॉर सपोज पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया सऊदी अरब के साथ, तो ये पाकिस्तान पे किसी न किसी सूरत में इसका इम्पैक्ट आएगा कि वो इंट्रा जीसीसी जो टेंशंस हैं उसमें पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं
वो मल्टीपल डायरेक्शंस में चले जाएंगे कि एक कंट्री का एक इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, कोशिश कर रहा है, कतर के साथ इंप्रूव हो रहे हैं, पाकिस्तान इजिप्ट के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहा है, और टर्की के साथ। लेकिन इन सबका जो है ना इंटरेस्ट सेम नहीं है, गोल्स अलग हैं। फॉर सपोर्ट टर्की के जो मिडिल ईस्ट में गोल हैं वो सीरिया ओरिएंटेड हैं, कि सीरिया में जैसे उनकी कर्दिश वर्कर्स पार्टी जो कि जिनके एक मिलिटेंट विंग ने टर्की में बहुत ही ज्यादा जो है वो उनकी एक रही है टेररिज्म और सॉर्ट ऑफ मिलिटेंसी, वो सीरिया से ओरिजिनेट होती है, और टर्की कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ वहाँ उसका इंटरेस्ट वहां है। यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं, और पर्टिकुलरली इंटेंशंस के बाद। इनकी वजह से पाकिस्तान को ये चैलेंज फेस करना पड़ सकता है कि बायलैटरल रिलेशंस जो दूसरी कंट्रीज के साथ है ना, उनके डायरेक्शन बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान अगर इस थिएटर में जाता है तो पाकिस्तान को बहुत ही ये वाला चैलेंज फेस करना पड़ सकता है कि इनके टेंशंस की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो डिफरेंट इश्यूज पे वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी वो है कि ईरान सऊदी बैलेंस। अब बज़ाहिर तो ईरान सऊदी अरब के हालात बेहतर हो चुके थे, लेकिन आफ्टर फरवरी वॉर ईरान ने जैसे पूरे रीजन पे 7 से 8 मुल्कों पे जो है अटैक किया, उसमें इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया थी, वहां पर जो यूएस की मिलिट्री बेसिस थी उन पे अटैक किया। तो उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान का ऑलरेडी म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन था, डिफेंस एग्रीमेंट, और पाकिस्तान ये टेंशन किस हद तक पुश हो सकती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और उसका डिफेंस एग्रीमेंट है जिसमें एक क्लॉज है कि म्यूचुअल डिफेंस के एक कंट्री पे अटैक दूसरी कंट्री पे कंसीडर किया जाएगा। और जो पाकिस्तान है वो इन इटसेल्फ एक न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन सऊदी अरबिया नॉन न्यूक्लियर कंट्री है और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की सिग्नेटरी है। तो इसका क्या फ्यूचर है कि एक न्यूक्लियर कंट्री अगर किसी को सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रही है नॉन न्यूक्लियर कंट्री को, तो वो क्या पुश करेगी आगे फ्यूचर में ईरान को, और ईरान और सऊदी के रिलेशन भी स्ट्रेन हो गए हैं, और पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात ईरान के साथ डीपन किए हैं इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में। ये भी एक पॉइंट है कंसर्न की, या पॉइंट एक चैलेंज है। तीसरा जो चैलेंज है सेक्टेरियन रिस्क है। पाकिस्तान ने बहुत बैडली सफर किया है रिसेंट पास्ट में, या इन पर्टिकुलरली इन 80s डिकेड और 90s के डिकेड में, और उसकी बहुत सारी रिसर्च या लिटरेचर ये कहता है कि उसकी कुछ ना कुछ रिलेशन थे पाकिस्तान के जो है मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान के साथ रिलेशंस का, उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन था। उसका स्पिल ओवर आ सकता है क्या जो है रीजनल रिलीजियस टेंशंस का, ये भी एक चैलेंज होकर सामने आ सकता है। चौथा जो सबसे बड़ा है कि इजराइल फैक्टर। अब देखें, पाकिस्तान को नेविगेट करना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन में, मिडिल ईस्ट में इजराइल फैक्टर को जरूर फेस करना पड़ेगा। इजराइल मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो है, और मिडिल ईस्ट में पर्टिकुलरली जो केओस है, जो वॉर की सिचुएशन में इसमें इजराइल सबसे बड़ा कल्प्रिट या उसका रोल माना जाता है। पाकिस्तान को क्या फ्यूचर में ऐसा फेस करना पड़ सकता है इजराइल के साथ? पाकिस्तान ने गजा पीस ऑफ बोर्ड में इजराइल भी शामिल है और पाकिस्तान भी, और इस तरीके से क्या पाकिस्तान को यह भी चैलेंज है कि शायद फ्यूचर में उसे इजराइल की एनिमोसिटी भी फेस करनी पड़े। ये 4 चैलेंजेस बेसिकली आप नोट डाउन कर लें और इनको अपनी लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, ऐसे हो या करंट अफेयर्स हो या पाकिस्तान अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में। अब इसके सॉल्यूशंस बेसिकली वो अब कुछ लिखे हुए थे, कुछ हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जो है ना मिलिटेंसी जो पाकिस्तान में है ओरिजिनेट होती है जो अफगान बॉर्डर से, उसको कंट्रोल करें, क्योंकि मिलिटेंसी एक वीक पॉइंट होगी जो कि एक्सप्लॉइट हो सकती है हॉस्टाइल नेबर से, या जो है एक्स्ट्रा रीजनल जो प्रॉक्सीज हैं वो इजराइल से, इनसे अभी रिसेंटली ये भी स्टडीज आई हैं कुछ, और एनालिस्ट का भी यही मानना है कि इनकी जो फंडिंग है, उनका जो मैकेनिज्म है, हिंदुस्तान जो है उनकी फंडिंग इजराइल से भी ओरिजिनेट हो रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पाकिस्तान को, वो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट करे। अब देखिए, सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से ना देखे,
मिडिल ईस्ट को। आप मिडिल ईस्ट में जो है वो अपनी इकोनॉमिक साइनर्जी भी कर सकते हैं, आप अपनी उनसे इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव में भी रिलेशन रखें और डाइवर्सिफाई करें, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करें, पार्टनरशिप्स डेवलप करें ऑन स्ट्रेटेजिक एजेंडा सच एज वाटर हो या क्लाइमेट हो। इन पर्सपेक्टिव में भी आप उनके साथ इंगेज कर सकते हैं, क्लाइमेट में, इकोनॉमी में। सो ये एक चीज थी, एक आर्टिकल था। और दूसरी एक जो न्यूज पब्लिश हुई थी इंटरनेशनल पेज पे डॉन में, वो थी हांगकांग में जो है वो फर्टिलिटी रेट 0.81% पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से हांगकांग में एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसमें इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं पेरेंट्स के, वो इंक्रीज करें बर्थ रेट को। और उन इंसेंटिव की जो है टोटल कॉस्ट है वो 180 मिलियन है। सो ये है, देखिए एक फैक्टर होता है ओवर पॉपुलेशन, जैसे पाकिस्तान में क्वेश्चन भी आता है करंट अफेयर्स में, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि पॉपुलेशन बूम है या बैन है, बून है बैन है। तो ये इस पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है कि कभी कभी जो है ना डिपॉपुलेशन भी एक इशू है। ओवर पॉपुलेशन, जैसे ओवर पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए इशू है, इस तरीके से हांगकांग की केस स्टडी आप लिख के ये कह सकते हैं कि हांगकांग ने इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए। इस डील का जो बेसिकली मकसद था वो यही था कि आप जो है ना मतलब पॉपुलेशन जो डिक्लाइन में हो रही है तो वो उसको रिकवर करने के लिए पेरेंट्स को इंसेंटिव दे रहे थे कपल्स को। सो ये एक केस स्टडी कोट कर सकते हैं कि डिपॉपुलेशन भी एक इशू है पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली जो है डेवलप्ड नेशंस में सच एज हांगकांग, जापान और यूरोप में, जर्मनी में और इंग्लैंड। अच्छा, एक और आर्टिकल था, वो लास्ट हमारी जो है आज की डिस्कशन है बियॉन्ड करंट अफेयर्स की सीरीज में। और वो जो आर्टिकल है वो बेसिकली था इंडिया बांग्लादेश स्ट्रेटेजी। बांग्लादेश में जो है ना पुल स्ट्रेटेजी, जो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, वो एक एडिटोरियल था जो बांग्लादेश के किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। उसमें ये डिस्कशन थी कि बांग्लादेश में कि ये आर्ग्यूमेंट है कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बांग्लादेश के, इंडियन स्टेट बंगाल और बांग्लादेश के दरमियान, वहां से बीएसएफ फोर्सफुली एक्सपल कर रही है मुस्लिम्स को, पर्टिकुलरली टू द बांग्लादेश, विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर और वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। और ये एक स्टिफ है, ये आप लिख सकते हैं जब भी कोई रीजनल पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आए इंडिया से रिलेटेड, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये भी एक सिनेरियो है। और इस्लामियात में या किसी भी सब्जेक्ट में उसमें आप ये कोट कर सकते हैं कि वो तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और मुस्लिम्स जो वहां पर हैं उनको टर्न और पुश कर रहे हैं बॉर्डर से विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर, और ह्यूमैनिटेरियन जो है ना विदाउट कंसीडरिंग एनी ह्यूमैनिटेरियन। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि असम की जो सीएम थे उनकी एक पॉलिसी थी जो 2019 में उन्होंने वोटर लिस्ट से 1.9 मिलियन स्टेट लेस कर दिए थे वोटर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ देम वर मुस्लिम्स। और उसके अलावा जो बंगाल के जो अभी सीएम बने हैं उनकी पॉलिसी जो है ना वो क्लियरली यही है कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये 3 वर्ड्स जो है ना आपने याद रखने हैं और ये कोट भी करने। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट बेसिकली उनकी ये पॉलिसी है बंगाल के जो है सीएम की, कि डिटेक्ट करें, डिलीट करें, डिपोर्ट करें। और मोस्टली वो सिर्फ मुस्लिम ओरिएंटेड है और एंटी हेट अगेंस्ट मुस्लिम है, और ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की। सो बेसिकली यही कुछ आज की न्यूज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, आज हमने कवर किया। इसेंशियल जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड थी, पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड थी, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड थी, एसए से रिलेटेड थी, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक पोर्शन अगर किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ ना कुछ पैकेट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिली है। ऐसी वीडियोस के लिए आप द राइट वे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें और फॉलो करें हमें ऑन बियॉन्ड करंट अफेयर्स सीरीज में। थैंक यू सो मच।